हेलो एवरीवन, आज क्लास 9 के जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो आज देखना चालू करते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं और कौन से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लेकर के चलता हूं मैं। ये दिया हुआ है, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी इनमें से कोई सा एक विकल्प सही होंगे। 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो पहले हम चलते हैं, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की है वो बताना है इसमें से। तो लीलावती ग्रंथ की जो रचना है वो भास्कर जी ने की हुई है। किसने की है ये भास्कर जी ने की हुई है। तो चलते हैं, इस पे हम टिक कर लेते हैं। ये भास्कर वाले ने, ग ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। तो ध्यान रखना बच्चों, ये भास्कर जी ने जो है लीलावती नामक, लीलावती उनकी लड़की है, तो उन्होंने अपनी लड़की के नाम पर ही ग्रंथ लिखा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, करनी के तीसरे मूल को कहते हैं। करनी बच्चों तीसरा मूल, ये ऐसे लिखा जाता है। करनी का तीसरा मूल ये जो होता है, देखो कैसे लिखा जाएगा। ये करनी का चिन्ह होता है और तीसरा मूल मतलब ये यहां पर होता है। एक्स लिख दिया हमने इसके अंदर कुछ भी। तो ये तीसरे मूल को हम क्या बोलते हैं? घन मूल बोलते घन मूल बोलते हैं बच्चों। ये घन मूल के नाम से जाना जाता है। दूसरा मूल होता है तो वर्गमूल कहा जाता है। 5वां मूल होता है तो पंचमूल होता है। 7वां मूल होता है तो सप्तमूल कहा जाता है। इसका मतलब क्या है यहां पर हमें क्या कहना है? इसको घन मूल लेना है, यानी आपका ये ख वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये है वैदिक गणित के रचयिता कौन है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वैदिक गणित कहां से शुरू हुई, किन्होंने दी है, तो उनके रचयिता का नाम बहुत जरूरी है याद करना। तो देखो यहां पर है, सबसे पहला नाम ही है, क्या है नाम? भारती कृष्ण तीर्थ जी ने करी हुई है इसका। तो ध्यान रखना है कि इसकी जो रचयिता है वो है भारती कृष्ण तीर्थ। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, यानी कि क इसका सही है। इस तरह से बहुत जरूरी है ये वाला क्वेश्चन याद करना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। यह है साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष समान रहता है। क्या चीज समान रहती है प्रत्येक वर्ष? तो प्रत्येक वर्ष बच्चों मूलधन समास रहता है। हमेशा ध्यान रखना, हर वर्ष मूलधन समान रहता है हमेशा। तो देखते हैं मूलधन के लिए, ये है मूलधन। तो ये याद रखना है बच्चों, मूलधन इसका समान रहता है। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा। ये ख वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर मूलधन लिखा हुआ है, मूलधन ही आपका समान है, क्योंकि मिश्रधन ब्याज बढ़ता रहेगा तो मिश्रधन बढ़ता रहेगा, और ब्याज समय के साथ बढ़ता रहता है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगना चालू हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं होंगे। तो क्या हुआ? सिर्फ मूलधन ही एक ऐसा है जो हमेशा स्थिर रहता, बदलता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, ये है नेक्स्ट, -8 की पावर 2/3 का मान होगा। क्या होगा? हम निकाल करके देखेंगे इसका मान क्या होता है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं। -8 इसकी पावर कितने दी गई है? 2/3। तो सबसे पहले इसका वर्ग ले लेते हैं। ये वर्ग जो है कितना हो जाएगा? -8 का वर्ग पहले कर दीजिए, और फिर इसके बाद जो है घात 1/3 कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा। अब क्या होगा इसका? अब ये जो है 4 की पावर ये 3 हो गया, और इसकी घात कितनी है? 1/3 है। तो ये आ जाएगा 4 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो केवल आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसमें से ये घ वाला ऑप्शन देखो 4 बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसको बहुत संभाल कर करना, अधिकतर बच्चे इसमें -4 लगा करके आ जाते हैं, ये भी गलत होगा। -8 भी लगाते हैं, वो भी गलत हो जाएगा, 8 भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? केवल घ वाला ऑप्शन, यानी कि 4 आपका सही होगा। चलते हैं हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, ये है अगला प्रश्न।
दो परिमेय संख्याओं a तथा b के बीच जो बताना है, क्या बताना है बच्चों, एक अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसके बीचों बीच संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलती है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को देखेंगे और ये संख्याएं क्या कहती हैं वो देखना है। तो ये इनके बीच की, यानी a हो गया यहां पर और ये हो गया आपका b, इनके बीच में परिमेय संख्या बतानी है। तो दोनों को जोड़ करके और बटे 2 कर दिया करते हैं। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये b वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये उत्तर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। यह है अपरिमेय संख्या 2 प्लस वर्गमूल 3 का परिमेयकरण गुणक क्या होता है, यह बताना है हमें। तो परिमेयकरण गुणक क्या होता है बच्चों, ये जो 2 प्लस 3 दिया हुआ, अंडर रूट 3 दिया हुआ है, इसमें बीच की संख्या जो दी हुई है, यानी बीच का जो चिन्ह दिया हुआ उसको हम बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका दिया क्या है 2 प्लस, हमें जो दिया हुआ है 2 प्लस वर्गमूल 3, इसका परिमेय गुणक ये इसका बीच का चिन्ह बदल दिया जाता है, यानी 2 माइनस वर्गमूल का 3 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, इसमें देख लीजिए, ये आपका 2 माइनस वर्गमूल 3, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है 5 के प्रथम 3 क्रमागत गुणज होंगे। 5 के होने चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। तो 5 का कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन 5 से स्टार्ट नहीं होगा। तो 5 से स्टार्ट जो दिखाई दे रहा है इसमें, वो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो 5 का जो गुणक होता है परिमेयकरण गुणक, पहला तो 5x हो जाएगा, दूसरा 5 बाहर ले लेते हैं, अंदर x प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरा जो आ जाएगा 5 बाहर लेंगे और x प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 5 जुड़ना चालू हो जाता है इसमें। तो ये देखिए कौन सा है, ये पहले वाला ऑप्शन ही सही है। देखिए ये वाली चीजें यहां दिखाई दे रही हैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 11 है का बीजीय समीकरण होगा। इनका बीजीय समीकरण बनाना आपको आना चाहिए। कैसे, क्रमागत जो होते हैं वो x और x प्लस 1 होते हैं, मतलब एक एक अधिक होते हैं। जैसे 3 के बाद 4 आता है, क्रमागत कहलाते हैं, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे एक संख्या उसमें से बड़ी होती है। तो हमने x संख्या ले ली है और x संख्या के उसमें एक हमें जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1 और दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और इसका क्या कहा है, योग कहा गया, ये योग कहा गया है। तो यहां बीच में प्लस ले लेंगे और ये बराबर हमारा 11 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। इसमें से चेक करना है कौन सा आंसर आपका सही है। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका देखिए बिल्कुल सही है, इस पर आप लोग टिक कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, ये तो हो चुका है आपका। पाई निम्न प्रकार की संख्या। पाई के बारे में बहुत बच्चों अटकले से रहते हैं, क्या होता है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। चलो देखते हैं, पाई को भी समझ लेते हैं। तो पाई का जो मान है बच्चों, वो क्या लिया जाता है, पाई का कहीं पर मान आपने देखा होगा तो 22/7 ले लेते हैं। कहीं कहा जाता है नहीं, पाई का जो है मान वो 3.14 होता है। कहीं पाई को ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परिधि होनी चाहिए वृत्त की और बटे में व्यास होना चाहिए। तो ये भी अलग अलग हो जाता है। तो इसके मान कुछ निश्चित नहीं है, हमें अब तक सबने अलग ढंग से इसको व्यक्त करने की कोशिश की है। इसका मान निश्चित नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। पाई क्या हो गई, अपरिमेय। ये हमेशा याद रखना, पाई जो होती है हमेशा
अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। 3.14 ये भी परिमेय संख्या है। और परिधि बटे व्यास का तो हमें पता ही नहीं होता क्या है क्या नहीं है, इसमें संख्याओं का कुछ भी पता नहीं है। तो परिभाषा हमारी वास्तव में यहीं से ली गई थी पाई की। तो पाई के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये एक अपरिमेय संख्या, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा और बिल्कुल सही होगा ये। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं जरा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये हमारा अगला प्रश्न है। इसमें क्या करना है बच्चों, 3x + 4 = 13 में x का मान होना, मतलब यहां पर हमें x का मान निकालना पड़ेगा। एक समीकरण हल्की सी इसमें हल करने की जरूरत है। तो देखते हैं क्या कहता है। यहां पे ये है 3x और प्लस का 4 है बराबर 13 है। तो पहले इस 4 को उधर ले जाएंगे, कितना बन जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 13 - 4 हो जाएगा। और 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बच जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो x का मान अब आसानी से निकल जाएगा, 9/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। और ऊपर आपको देखना x का मान 3 कहां है, ये है आपका पहले वाला ऑप्शन सही है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यह है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर कहलाता है। किसी चीज को बेचने पर हमेशा बिक्री कर लगता है बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी कर कोई ले रहा है बेचने वाली चीज पर किसी पर, तो सरकार क्या लेती है, बिक्री कर लेती है। तो ये वाला बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ये बी वाला ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, जब भी सरकार लेती है किस पर लेती है, ये विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर हमेशा बिक्री कर ही लिया करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। आयकर और देवकर क्या होता है? ये है 5 वर्ष में अर्धवार्षिकों 1.5 है बच्चों। यहां पे क्या है, ये 1.5 1.5 यहां वर्ष दिया हुआ है। इसमें अर्धवार्षिकों की संख्या बतानी है, कितनी होगी, 1.5। एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं तो गुणा कर दीजिए, ये 3.0 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएंगे। तो देखो 1 2 3, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां 3 दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। अगला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मान होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा पूछा जा रहा है आपसे। साइन थीटा और बटे कॉस थीटा पूछा जा रहा है। ये बच्चों tan थीटा होता है, ये सूत्र है आपका, ये याद करना बहुत जरूरी है। ऐसे अगर कॉस थीटा आता है और बटे में अगर साइन थीटा आता है तो इसका मान कॉट थीटा हो जाता है। ये 2 अलग से सूत्र आपको दिए जाते हैं याद करने के लिए, तो ये भी याद करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है बार बार, क्योंकि ये आगे जाकर के सूत्र आपका बहुत काम का होने वाला है, इसलिए जरूरी इसको याद करेंगे। तो ये इसका ऑप्शन ए सही है, यहां पर tan थीटा दिया हुआ है। चलते हैं अगले की तरफ हम बढ़ते हैं जरा। ये नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों हमेशा, रिक्त स्थानों में क्या क्या भरना है आपको। तो थोड़े से क्वेश्चन मैंने यहां देने की कोशिश की है। पहला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हमेशा याद रखना बच्चों 1 होता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अभी अभी हमने पीछे बताई थी कि पाई क्या चीज है। पाई एक संख्या है, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहां अपरिमेय लिखेंगे, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। वह बहुपद जिसकी घात 1 हो बहुपद कहलाता है, वो बच्चों रैखिक बहुपद कहलाता है। तो यहां पर आप लोग रैखिक लिखेंगे, रैखिक बहुपद कहलाता है।
चलो इसके बाद जो है यहां पर नंबर क्या है, ये 2 से विभाजित होने वाली संख्या सदैव संख्या होती है, इसको हम सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सम संख्या। और जो 3 से विभाजित हो जाए एक तो वो भी सम संख्या में आती है, इनको छोड़ करके। बट्टा छूट सदैव मूल्य पर दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना बट्टे को हम छूट बोलते हैं। बट्टा या छूट जो है सदैव किस पर दिया जाता है? तो ये प्रिंटिंग जो मूल्य होता है, यानी कि जो अंकित मूल्य होता है उस पे दिया जाता है। तो यहां पर जो उस पे लिखा होता है उस पे दिया जाता है, तो ये क्या हो गया? अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो ये हमेशा याद रखना है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। ये है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x की घात में बहुपद की घात है। ध्यान रखना जब भी बहुपद की घात निकालनी हो तो उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है, जैसे x की पावर 2 होगी, x की पावर 3 होगी या x की पावर 4 होगी, तो सबसे ज्यादा जो घात होती है वही हमारी क्या हो जाती है? इसकी घात बन जाती है। तो यहां देखो बच्चों 4 यहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और जगह इससे सब छोटे लिखे हुए हैं, बड़े नहीं लिखे हुए हैं सारे के सारे। देखो यहां पे x की घात ये 4 दिखाई दे रहा है यहां पर, बाकी यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 2 है, इस तरह से ये वैसे इसमें से एक 3 होगी। तो यहां जो 4 है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी बच्चों? ये 4 हो जाएगी। तो इसको भी आप लोग ध्यान से करेंगे। आगे देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 3/5 हो, कॉस थीटा दिया हुआ बच्चों, यहां पे कॉस थीटा का मान 3/5 हो तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है बच्चों। क्यों होता है? क्योंकि सूत्र है हमारे पास कॉस थीटा का, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, यानी उल्टा होता है एक दूसरे का। तो यहां 3/5 है तो यहां कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्या कहता है? यह जब किसी वस्तु की तुलना प्रति 100 से की जाती है, जब भी 100 से तुलना की जाएगी तो वो प्रतिशत कहलाती है बच्चों। तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं या प्रतिशत कहते हैं। तो यहां पर आपको प्रतिशत लिखना पड़ेगा, इस जगह पे प्रतिशत बोला जाएगा इसको, प्रतिशत। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और ऐसा जरूरी है इसके लिए। बट्टा का छूट सदैव मूल्य पर दिया जाता है। कौन से मूल्य पर दिया जाता है? बट्टा यानी छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो यहां क्या लिखेंगे आप लोग? अंकित मूल्य। यह अभी पीछे भी बताया था मैंने, अंकित मूल्य पर यह दिया जाता है। वह धनराशि जो उधार दी जाती है अथवा ली जाती है उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं बच्चों। यह भी याद रखना है, मूलधन क्या होता है? जो राशि उधार दी जाती है या ली जाती है उसको हम मूलधन कहते हैं। उधार लिए गए धन के उपयोग के बदले चुकाई जाने वाली अतिरिक्त राशि कहलाती है बच्चों, वो ब्याज कहलाती है। ध्यान रखना हमेशा, जब भी अतिरिक्त राशि दोगे वो ब्याज कहलाएगी, और यही सबसे महंगा काम होता है, और इसी पर सारे बैंक जिंदे होते हैं। केवल बच्चों से क्या करते हैं? सबसे पैसे ले लेते हैं और दूसरे को पैसा ब्याज पर दे देते हैं। पूरा बैंक आपका केवल ब्याज के ऊपर ही निर्भर होता है, जितना लोगों से ब्याज मिलता है उसी पर अपना काम करता है। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हमेशा ध्यान रखना ये क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। यही छूट या बट्टा जो होता है वो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य पर ही दिया जाता है। चलिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं इसके बारे में जानना चालू करते हैं। ये सत्य है या असत्य है देख लेते हैं जरा क्या है। तो सबसे पहला 22/7 एक परिमेय संख्या। मैंने बताया था 22/7 पाई का ही मान होता है, लेकिन पाई जो होती है सदैव याद रखना अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन 22/7 ये परिमेय संख्या होती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ये सत्य है, ये सत्य है। अब देखो cos थीटा का मान √3 है तो tan थीटा का मान 1 होगा। ये गलत है आपका, क्योंकि √3 है तो ये मान होता है किसका? 30 डिग्री का मान होता है, और tan 30 डिग्री का मान 1 नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।
चलिए अब आगे देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। हमेशा ध्यान रखना, त्रिभुज जो भी होंगे उन सबके कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ये सत्य घटना पे आधारित है, यानी ये सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक की क्रिया को बीजांक कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, बीजांक या डिजिट सम इसी को कहते हैं। ये भी घटना आपकी सत्य हो गई, कथन आपका ये क्या है? सत्य है। 1/3 का दशमलव रूप शांत दशमलव है, नहीं होता है बच्चों शांत। ये क्या होता है? 1/3 जब भी निकालोगे तो 0.333 चलता ही रहेगा, अशांत है बेचारा। तो ये क्या हुआ? ये आपका असत्य हो गया, ये घटना असत्य हो गई। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको? ये है 5√3 प्लस 5√5 को 3√5 प्लस 7√3 में से घटाओ। इसमें से हमें इसको घटाना है बच्चों। देखो कैसे घटाया जाएगा, देखते हैं, जरा लिख लेते हैं। इसमें से घटाना है तो पहले लिख लीजिए इसको। क्या है ये आ जाएगा, पहले बाद वाला लिखते हैं। 3 वर्गमूल कितना है? 5 है, प्लस का 7 वर्गमूल कितना है? 3 है। इसमें से ये घटाना है 5 वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 के पास यही लिखना पड़ेगा, 5 वर्गमूल 3। और यहां क्या है? 7 वर्गमूल 5 है, तो 7 वर्गमूल 5 हो गया। घटाते समय क्या होते हैं? चिन्ह आपके बदल जाते हैं। जब भी घटाएंगे क्या होगा? चिन्ह सदैव बदले जाते हैं। ऊपर वाला चिन्ह प्लस का है तो नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस का फिर माइनस का। अगर ये माइनस का हुआ तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा। चलिए अब घटा के देखते हैं। यहां 7 में से 5 गए तो कितना बचा? ये प्लस का 2 बच जाएगा और वर्गमूल 3 अपनी जगह पड़ा रहेगा। ऐसे यहां पे 3 है, यहां 7 है माइनस का, तो माइनस वाला बच जाएगा और ये घट के 4 वर्गमूल 5 बच जाएगा। और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। और ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया और इसको कर सकते हैं आप लोग। ध्यान से घटाएंगे, चिन्हों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा। ये हमारा अगला प्रश्न है, 1/2 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे। ये है 1/3 ये 1/2 है, तो 1/2 यहां लिख लेते हैं। और इसकी घात कितना है? -3 है। तो सबसे पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 3 प्लस की हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो गया बच्चों? ये 8 हो जाएगा। यानी पहले इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात इसकी बदल जाएगी, क्योंकि सूत्र है हमारे पास क्या है? 1/a की घात -n है, तो ये a की घात ऊपर जाकर के प्लस की n हो जाती है। हमेशा याद रखना, सूत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके प्रश्न जो है गलत हो जाएंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न यह आ रहा है आपका, समीकरण दी हुई है 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हल कीजिए। ये जब तक हम हल नहीं करेंगे ये तब तक इसका आंसर नहीं बनेगा सही से। आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे यह हल होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको करना आना चाहिए। तरीका यदि पता है तो आप लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां पर 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। पहले इस 2 को उधर भेज देते हैं। क्या बन जाएगा? ये sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब इसमें स्क्वायर जो लगा हुआ उधर ले जाएंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा में आ गया, ये 1/वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मान है, ये मान 1/√2 किसका मान है? ये होता है sin 45 अंश का। तो यहां पर हम sin 45 लिख देंगे। तो sin थीटा बराबर हो गया sin 45 डिग्री। तो अब यहां sin हट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 अंश आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत आसान होता है करना, लेकिन आप लोगों को टेबल थोड़ी सी याद होनी चाहिए। अगर टेबल नहीं याद करेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन करने को नहीं मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग।
चलिए अगला है 2 cos थीटा बराबर 1 है, इसका हल करना है, को हल कीजिए। तो देखते हैं इसको हल करवा करके। ये लिखा हुआ है 2 cos थीटा,2 cos थीटा बराबर 1 हो गया। तो cos थीटा का मान निकालेंगे, 2 को उधर भेज देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब यहां क्या होगा, cos थीटा देखना है, यानी cos में 1/2 मान जो होता है किसका होता है, cos 60 डिग्री का होता है। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आसान है क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलते हैं आगे करने की कोशिश करते हैं, क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम बढ़ाते हैं, क्या करना चाह रहे हैं देखते हैं, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है जरा। ये आ रहा समीकरण 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हल कीजिए, यानी ये भी एक समीकरण है, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हल करना है। चलिए हल करके देखते हैं बच्चों। यहां पर पहले क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ये है 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, 2 को पहले उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब इस वर्ग को इधर भेजेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। तो वर्गमूल में देखो क्या होता है, यहां हो जाएगा sin थीटा बराबर 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो ये 2 ही रहेगा वर्गमूल में। ये मान हमें पता होना चाहिए किसका होता है। तो sin थीटा बराबर ये sin 45 डिग्री का मान होता है। तो sin यहां क्या रखेंगे, 45 अंश लिख देंगे। तो थीटा का मान यहां पर आ जाएगा 45 अंश, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 45 अंश का ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा कौन सा क्वेश्चन और हो रहा है देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 105 इंटू 105, 105 और 105 को सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के प्रयोग से हल कीजिए। ये आपका क्या है बच्चों, ध्यान रखना, ये वैदिक गणित है, वैदिक गणित के सूत्रों की सहायता से हल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एकाधिकेन तो ये 10 है, तो 10 में हम +1 कर लेंगे। पहले दहाई वाला अंक देख लेते हैं जरा, ये 105 है, ये देखते हैं कैसे करा हुआ है इसको। 105 को 105 लिख लेते हैं, फिर यहां पर 105 कर देते हैं और इधर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। सबसे पहले इकाई वाला स्थान देखते हैं। इकाई वाले में क्या है, 5 × 5 है, तो इसकी गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला 25 हो गया, इसको ऐसे लिखना है। दूसरा इसके साथ लेफ्ट वाला पार्ट है, तो 10 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 11, इसकी गुणा उसी 10 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 110। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया 110। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 105 × 105 बराबर हो गया 11025 हो जाएगा, यानी 11025। तो कितना हो गया बच्चों, ये आ गया 11025। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा जरा ध्यान से करेंगे बच्चों, लेकिन वैदिक सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए। पहले क्या करना है, जो दाईं तरफ वाला है इसमें 5 की 5 से सिंपल गुणा करनी है, तो ये 25 आ जाएगा। अब ये लेफ्ट वाला जो है, चूंकि दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 की गुणा हम फिर से उसी से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 जोड़ दिया गया था यहां पे, तो कितना हो गया था, 11 हो गया था, 11 की 10 से गुणा कर दिया गया था, तो ये 110 बन गया था, जिससे कि ये आपका आंसर आ गया था। तो लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों पार्ट आपको आने चाहिए, तभी जाकर के आप हल कर पाएंगे। वैदिक गणित बहुत जरूरी है आना, उससे हमारे प्रश्नों की जो गुणा उणा होती है, कैलकुलेशन होती है, ये सब आसान हो जाती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या हमारा हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन का प्रयोग से हल कीजिए। ये सूत्र है बच्चों, एक न्यूनेन पूर्वेन के हल से इसको प्रयोग करना है। चलो देखते हैं बच्चों कैसे हो जाता है ये। तो ये 57 और 99 है, तो एक न्यूनेन मतलब इसमें से 1 कम कर दीजिए। पहले मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 57
यहां पर कितना है 57 लिख दिया है और इसकी गुणा किससे करने के लिए कह दिया है 99 से। देखो क्या है, इसमें से एक कम कर देंगे, यहां एक कम करेंगे, कितना बच जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा 56। अब इस 56 को यहां से कम करेंगे, ये 56 घटा दीजिए तो यहां कितना बच जाएगा, 9 में से 6 गया 3 बच जाएगा और 9 में से ये 5 गया तो ये 4 बच जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 57 की गुणा 99 से की गई तो कितना आ गया, ये 56 43 आ गया है। अब ये पता नहीं सही है या नहीं, हम गुणा करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। यही वैसे तो आंसर है लेकिन गुणा भी करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 57 की 99 से गुणा करेंगे, 9 7 63 6 आ गया और 9 5 45 और 6 कितना हो गया 51 हो गया है। अब ये दोबारा गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 3 1 5, इसको जोड़ दीजिए, 3 हो गया यहाँ पे, 3 और 1 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया और यहां पर 5 आ गया है। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, सही है। हाँ बिल्कुल सही आ गया हमारी गुणा, बिल्कुल एकदम। मैं तो समझा गड़बड़ हो गया भाई, एकदम करेक्ट आया आंसर, देखो मैच खा रहा है बिल्कुल। तो ये आपकी गुणा आपको आनी चाहिए, नियम आने चाहिए, नियम अगर नहीं आते हैं तो प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा ये वाला, नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। हमेशा एक समीकरण छोटे नंबरों में आती है, 2 नंबर की रहती है कुल, और बहुत आसान होता है इन समीकरणों को हल करना। चलो देखते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 5x है, देखो 5x प्लस का 2 है बराबर कितना है 17 है। सबसे पहले इस 2 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे पक्षांतर करते हुए, तो 5x का मान कितना हो गया 17 माइनस 2 हो जाएगा। फिर 5x बराबर कितना हो जाएगा, 17 में से 2 गए तो ये 15 बच जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 15, ये और भेजेंगे इधर तो 5 बटे में आ जाएगा, 5 3 15 हो गया, तो x का मान 3 आ गया और यही आपका उत्तर हो गया। ऐसा प्रश्न मैंने थोड़ी देर पहले अभी कराया था, तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये है अगला, निम्न कथन से समीकरण बनाइए। 2 क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। तो 2 क्रमागत संख्याएं हम मान लेते हैं, इसमें से कौन कौन सी है। 2 क्रमागत संख्या, ऐसा भी क्वेश्चन आ गया था। तो माना संख्या 1 है, माना संख्या कितनी ले ली गई है, संख्या हमने x ले ली है। तो 2 क्रमागत संख्या x होगी और दूसरी x प्लस 1 होगी, बराबर कितना हो जाएगा 11। ये यहीं पर वैसे आंसर हो जाता है, लेकिन अगर निकालना भी चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। कितना आ जाएगा यहां से, ये तो हो जाएगा 2x और ये बराबर 11 माइनस का 1 हो जाएगा। सो 2x बराबर 10 आ गया। तो x बराबर 10 बटे कितना 2 आ जाएगा, 2 पंजे 10 होगा, तो x बराबर 5 हो गया। ये अब 5 और 6 हो जाएगा। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा 5 और 6, क्योंकि एक ही जोड़ना है इसमें। 5 प्लस अगर 6 जोड़ के देखेंगे तो ये 11 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है आंसर केवल यहीं तक था, समीकरण केवल बना करके बतानी थी। तो ये मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कितना आसान है ये भी कर लेंगे आप लोग। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला है सरल कीजिए। इसको हल करना है बच्चों, तो हल करना है इसको, बहुत आसान है। इसके कई सारे तरीके हैं हल करने के, तो हम देख सकते हैं कौन सा तरीका हम आजमाएंगे। दिया हुआ क्या है, 2 प्लस वर्गमूल 3 है, इसकी गुणा करनी है किससे, 2 माइनस वर्गमूल 3। या तो बच्चों सूत्र लगा दीजिए तब हो जाएगा, नहीं तो सिंपल गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 की गुणा यहां 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, पहले लिख लो 2 गुणा 2। फिर 2 की गुणा इससे करेंगे 2 गुणा वर्गमूल 3 हो जाएगा।
फिर √3 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा √3 हो जाएगा। फिर √3 से गुणा करेंगे तो माइनस का ये √3 गुणा √3 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और माइनस का 2 वर्गमूल 3 हो गया, ये प्लस का 2 वर्गमूल 3 हो गया, और ये माइनस का 3 हो गया। ये दोनों प्लस माइनस के इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ गया, 4 - 3 आ गया, और यहां पर 1 आ गया, और यही उत्तर है। लेकिन अगर सूत्र लगाते तो और आसान हो जाता है, क्योंकि ये a + b और a - b वाला सूत्र लगता है। क्या होता है सूत्र इसका, a² - b² होता है। तो चलिए इस सूत्र को देख लेते हैं कैसे लगना है। यह आ जाएगा 2 + वर्गमूल 3, और यहां पर कितना है, 2 - वर्गमूल 3, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा और माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा। कितना आ गया, ये 4 - 3 आ गया, और ये 1 आ जाएगा आंसर। तो सूत्रों का इतना ज्यादा प्रभाव रहता है, सूत्र अगर याद है तो हमारे प्रश्न आसान हो जाते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है करने में है 6th मूल और 3 है, यानी कि, और ये दूसरा है 13 है, वर्गमूल 3 है। इसको हल करना है। ये थोड़ा सा कठिन सा लगता है बच्चों, कैसे हल होगा देखते हैं जरा। ये 6th मूल कितना है, 6th मूल है आपका 3 का इंटू 13 है, और यहां वर्गमूल 3 है। तो 13 तो हमारा बाहर आ जाएगा, और यहां 6 का मतलब क्या हो गया, 3 की घात 1/6, और यहां 3 की घात 1/2 हो जाएगा। तो 13 तो बाहर ही रहेगा, ये 3 की घात 1/6 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 13 बाहर ही रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 3 की घात, यहां लघुत्तम लेंगे 6 आ जाएगा, तो 1 + 2 × 6 3 आ गया। तो कितना आ जाएगा, यहां 13 ऐसे रहेगा, और 3 की घात 4/6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 6, यानी कितना हो गया, ये 13 गुणा 3 की घात 2/3 हो गया, और यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी होता है, लेकिन कठिन लगता है क्वेश्चन जब देखते हैं पेपर में आ जाता है। तो ऐसा नहीं समझना हाँ क्वेश्चन कठिन होगा तो होगा ही नहीं, बस नियमों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये है 8,950 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 7,760 रुपए में बेची जाती है। ये बच्चों यहां एक 0 छुट्टी हुई लग रही मुझे, तो एक 0 आप ऐड कर लेंगे इसमें। यहां पर एक 0 छुट्टी हुई लग रही है। 7,600 रुपए में बेची जाती है, अंकित मूल्य है। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, बट्टा होता क्या है, बट्टा आपको अच्छा से आना चाहिए। बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये आपका सूत्र है। तो अंकित मूल्य देखो कितना है, ये अंकित मूल्य दिया हुआ है 8,950 रुपए, और बेचा कितने का है, 7,600 रुपए में बेचा है। तो इसको माइनस कर दीजिए, यहां 0 आ जाएगा, 5 का 5 बच जाएगा, और यहां 9 में से 6 गए 3 बचा, और 8 में से 7 गया तो 1 बच जाएगा। ये हमारा क्या आया बच्चों, ये बट्टा। बट्टा मतलब छूट आई है, इतनी छूट उसने दी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये छोटे क्वेश्चन भले ही हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे मार्क्स दे जाते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा इसको। ये है समीकरण sin थीटा बराबर cos थीटा को हल कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है बच्चों से, लेकिन इसको बता नहीं पाते हैं। चलो देखते हैं जरा क्या हो रहा है इसको, जिससे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। जरा देखते हैं क्या है ये है sin थीटा बराबर cos थीटा। तो सबसे पहले हम sin थीटा लिख लेते हैं। तो ये है sin थीटा और बराबर क्या है, cos थीटा। इसको cos थीटा से हम डिवाइड कर लेते हैं। जब भी हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल एक संख्या बन जाएगी। देखो कैसे बनती है, यहां हो गया sin थीटा और बटे में cos थीटा, दोनों तरफ डिवाइड करना है cos थीटा से।
सो ये cos थीटा हो गया और बटे में ये cos थीटा हो गया, लेकिन यहां कट के तो ये 1 हो गया। लेकिन साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, tan थीटा होता है। सूत्र याद होने बहुत जरूरी है, साइन थीटा बटे cos थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा होता है। मान रख दीजिए, तो यहां पर tan थीटा बन गया, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1, और 1 tan में किस कोण का मान होता है, तो tan थीटा बराबर tan 45 अंश का ये मान होता है। तो थीटा का मान कितना हो गया, 45 अंश हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जरा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं जरा इसको। नाइन 751 में 7 से विभाजिता की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं इसे कैसे हम इसको करेंगे, इस प्रश्न को हल। तो सबसे पहले ये इसको लिख लेते हैं 9751। इसमें क्या करना होता है, जो इकाई का अंक होता है इसका दुगना कर देते हैं, 1 गुणा 2 कर देंगे। कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो जो बची हुई संख्या है 975, इसमें से ये 2 कम कर देंगे। चलो घटा देते हैं, ये आ गया 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और यहां 7 ही रह जाएगा, और ये 9 आ गया। अब इस वाली संख्या का फिर से दुगना करेंगे, 3 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आपका। तो बची हुई संख्या थी ये 97, इसमें से 6 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1, और यहां से 9 आ जाएगा। फिर 1 का हम दुगना कर देंगे, इस 1 का क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, और ये 2 आ जाएगा। तो बचा हुआ जो है उसमें से ये 2 घटा दीजिए, कितना आ गया 7, ये 7 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, 9751 भी 7 से विभाज्य है। डायरेक्ट भी तो कर देते, नहीं डायरेक्ट नहीं करके दिखाते हैं, इसको बिल्कुल करके देखिए बच्चों, तब तक करके नहीं देखोगे तब तक इसको नहीं मानना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मोहन अपने आय का 7.5 खर्च करने के बाद आज बच्चों मैं इतना ही रहने दे रहा हूं। ये जो है नीचे लाल रंग का जो बटन दे रहा है इसको जरूर दबा करके सब्सक्राइब कर लें। वही बिंदी। ये नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा करके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और ये बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जिसको ऑनलाइन क्लास लेनी है, शाम को 8 बजे से मैंने क्लास देनी चालू कर दी है, आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर सबको पता है। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज मैं समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों के बहुत ज्यादा यूजफुल का होगा। नेक्स्ट पार्ट मैं बना करके जल्दी ही भेजूंगा। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।